एक नई थ्योरी आई है जो कि बताती है कि ज़्यादातर जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। एक ऐसी थ्योरी जिसे कि ब्रेन एनर्जी थ्योरी का नाम दिया गया है वो बताती है कि ज़्यादातर जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, वो हमारे ब्रेन के एनर्जी डायनामिक्स और मैकेनिज्म्स के बदल जाने की वजह से होती हैं, जिसका कि सीधा संबंध जो होता है वो हमारे डाइट और न्यूट्रिशन से होता है। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, इसका सीधा कनेक्शन होता है कि आपके बॉडी में ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कैसे मेटाबोलाइज होते हैं। और जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, स्पेशली आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, उसके अंदर चलने वाला जो मेटाबॉलिज्म है वो डिसाइड करता है कि आपको किस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे। इस वीडियो में इसी थ्योरी के बारे में मैं आपसे थोड़ा बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो नई थ्योरी है ये किस तरह से बहुत ही रेवोल्यूशनरी और बहुत ही नए तरीके के ट्रीटमेंट्स को प्रोवाइड करेगी, उनको इनोवेट करने में हेल्प करेगी, जिसकी मदद से सिर्फ डाइट और न्यूट्रिशन में चेंज लाकर ही बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है और उनकी सीवियरिटी को, उनके बढ़ने को, उनकी गंभीरता को प्रिवेंट किया जा सकता है। मेरा नाम है तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में बात करूंगा क्रिस्टोफर पामर की रिसर्च के बारे में और उनके द्वारा दी गई अभी एक लेटेस्ट थ्योरी जिसे कहा जाता है ब्रेन एनर्जी थ्योरी के बारे में। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स दुनिया में डिसेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। मेंटल डिसऑर्डर्स जिन लोगों को होते हैं उनकी लाइफ में एक ऐसी लाचारी आ जाती है, हेल्पलेसनेस आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहद कम हो जाती है। और अलग अलग डिसऑर्डर्स जो कि अलग अलग कारणों से होते हैं, उनके अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, उनकी वजह से एक पर्सन की लाइफ के बड़े सारे एरियाज अफेक्ट होते हैं। और कुछ बीमारियां जैसे कि स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि बहुत ज्यादा एक पर्सन की लाइफ को अफेक्ट कर देते हैं, इनसे तो डिसेबिलिटी 60 to 80% तक भी हो सकती है। मतलब करीब करीब पूरी लाइफ एक पर्सन की अफेक्ट हो जाती है और वो पर्सन जो है वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है। वहीं कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डिप्रेशन और एडिक्शन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, जैसे ओसीडी हो गया, पीटीएसडी या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इनसे भी एक पर्सन के लाइफ में 30 से 50% तक डिसेबिलिटी आती है। मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में आधी परफॉर्मेंस ही दे पा रहा है, वो केवल आधा ही प्रोडक्टिव हो पा रहा है। और ये जो बर्डन है, ये जो बोझ है एक व्यक्ति पर, उसकी फैमिली पर, ये कई बार जिंदगी भर झेलना पड़ता है। वैसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के, पर जो सबसे कॉमन दिए जाने वाला ट्रीटमेंट है वो होता है फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब दवाइयाँ। और बड़े सारे दवाइयाँ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग टाइप की बीमारियों और अलग अलग टाइप के सिम्टम्स को टारगेट करने के लिए। वैसे तो ज़्यादातर मानसिक बीमारियों का कोई क्योर नहीं है, और ये जो दवाइयाँ हैं या जो भी दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि साइकोथेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, फैमिली थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, कॉग्निटिव रेमेडिएशन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, आरटीएमएस, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये सिर्फ मैनेज करने में हेल्प करते हैं। मतलब एक पर्सन की कंडीशन को इतना इंप्रूव कर सकते हैं कि एक पर्सन के लिए मैनेजेबल लेवल तक अपने को हैंडल करना आसान हो जाए, उसका डिस्ट्रेस कम हो जाए और वो एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी पाए, और साथ ही उसकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस जो है लाइफ में वो बेटर हो जाए। और ज़्यादातर इनमें से दवाइयों का या जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उनका टारगेट होता है कि रिलैप्स प्रिवेंशन किया जा सके, हॉस्पिटलाइजेशन को कम किया जा सके, सुसाइडल रेट्स कम किए जा सकें, दूसरों पर डिपेंडेंसी कम की जा सके। बस इतने तक ही ये ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स जो हैं वो फोकस करते हैं। तो ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स जो हैं उनमें एक कमी क्या है कि वो बीमारी को ठीक नहीं करते, और दुर्भाग्यवश ये इसलिए है क्योंकि इन बीमारियों के कारण नहीं पते। दवाइयाँ वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, पर ज़्यादातर कंडीशंस में केवल 10 से 20% पेशेंट्स पर ही दवाइयाँ अच्छे से काम कर पाती हैं। मतलब ये 10-20% लोग वो होते हैं जिन पर दवाइयाँ ही सिर्फ अगर दी जाएं तो वो पूरी तरह से काम कर जाएंगी, और ये लोग सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हो सकते हैं। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये नहीं पता चलता कि ये कौन 15% लोग हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सबसे कॉमन दवाइयाँ जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, बेंजोडाइजेपिन एंजाइटी दूर करने की दवाइयाँ, इंसोम्निया मतलब नींद की प्रॉब्लम को दूर करने की दवाइयाँ,
साथ ही एंटीसाइकोटिक और मूड स्टेबलाइजर वाली दवाइयाँ, इनमें से ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो कुछ हद तक ही पेशेंट्स को हेल्प कर पाती हैं और कुछ सीमित परसेंटेज ही है लोगों की जिन पर ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। बाकी ज़्यादातर पेशेंट्स पर इनमें से मैक्सिमम दवाइयाँ काम नहीं करती, रिलैप्स होते रहते हैं, सिम्टम्स में सीवियरिटी बढ़ती रहती है और पेशेंट जो है वो अपने सिम्टम्स के आने जाने से, उनके उतार चढ़ाव से जूझता रहता है। साइकोथेरेपी, ईसीटी, आरटीएमएस ये भी कुछ टाइम तक अच्छा असर दे पाते हैं, पर साइकोथेरेपी बहुत कॉस्टली होती है, लंबे टाइम तक चलती है। ईसीटी भी लोगों को बार बार कई बार लेनी पड़ती है और आरटीएमएस भी कई बार 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 लेना पड़ता है। फर्क बस इतना होता है कि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं एक या दो बार लेकर भी साल दो साल तक एक पर्सन ठीक रह सकता है, पर लाइफ लॉन्ग रिलीफ होगा आरटीएमएस या ईसीटी से ऐसा नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर डिसऑर्डर्स के केस में लाइफ लॉन्ग रिलीफ नहीं मिलता अगर एक या दो बार ये ट्रीटमेंट लिया जाए। मतलब ज्यादातर ये बीमारियां, उनके सिम्टम्स रिकरेंट होते हैं, बार बार आते रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेन रीजन जिस वजह से ये बीमारियां पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाती, उसका सीधा सा रीजन यही है कि हमें इनके कारण नहीं पता। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन बीमारियों के रिस्क को बढ़ा देते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंज आ जाना, जिसे कहते हैं केमिकल इम्बैलेंस हो जाना। और केमिकल इम्बैलेंस के पीछे एक पर्सन के ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसकी जेनेटिक्स, उसके जीन्स, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स का कनेक्शन कैसा है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही स्ट्रेस की वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो जाना, सब्सटेंस एब्यूज होना, ट्रॉमा हो जाना या कोई चाइल्डहुड एडवर्स एक्सपीरियंसेस होना, इमोशनल एब्यूज होना, चाइल्डहुड नेग्लेक्ट होना, मेल न्यूट्रिशन होना, प्रेगनेंसी के टाइम पर एक गर्भ में बच्चे पर किसी तरह का केमिकल या टॉक्सिक इफेक्ट आना, कोई इंजरी हो जाना, हार्मोनल चेंजेस आना, ऐसे बड़े सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से मेंटल इलनेसेस या तो आती हैं या वो बढ़ जाती हैं, पर किसी भी मेंटल इलनेस का सटीक कारण नहीं पता है। और ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलकर किस पर्सन की बीमारी को कितना कॉज करते हैं, कितना बढ़ाते हैं, कितना कम करते हैं, ये भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जितने भी रिसर्च है वो कह सकते हैं अपने इन्फेंसी में है। कुछ हाइपोथेसिस, कुछ थ्योरीज हैं जो दी गई हैं जिसके बेसिस पर रिसर्च होती है, और जब रिसर्च में कुछ अच्छी फाइंडिंग्स आ जाती हैं तो उसके हिसाब से इलाज बन जाता है और वो इलाज फिर ज्यादातर लोगों को दे दिया जाता है। क्रिस्टोफर पामर ने, जो कि एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डाइट, न्यूट्रिशन और मेंटल डिसऑर्डर्स के कनेक्शन को स्टडी करने में कई साल लगाए हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली पिछले साल एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है ब्रेन एनर्जी। इसमें उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स बताए हैं कि कैसे हमारी डाइट, हमारा न्यूट्रिशन, या ये कहें कि हमारा जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है और स्पेसिफिकली हमारे ब्रेन के अंदर मिलने वाले सेल्स, न्यूरॉन्स, उनके अंदर होने वाला जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है करीब करीब सभी मेंटल इलनेसेस के लिए। और वो ये कहते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर्स और कुछ नहीं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं हमारे ब्रेन के। पिछले करीब 30-40 सालों का जो भी रिसर्च हुआ है न्यूरोलॉजी में, न्यूरोसाइंस में, साइकाइट्री में, साइकोलॉजी में, जेनेटिक्स में और बेसिक ब्रेन फिजियोलॉजी में, जो भी अब तक स्टडीज हुई हैं, उन सब फाइंडिंग्स और उन सब आइडियाज को इंटीग्रेट करके एक साथ जोड़ के इन्होंने एक थ्योरी दी है, ब्रेन एनर्जी थ्योरी, और ये बताया है कि कैसे हमारे ब्रेन के एनर्जी डायनामिक्स, किस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, कंज्यूम होती है, कौन से सेल्स, कौन से प्रोसेसेस कितनी एनर्जी लेते हैं, कौन सा उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। इस तरह के प्रोसेसेस को समझकर इंटीग्रेट करके इन्होंने ये बुक पब्लिश की है, थ्योरी दी है, जिसको कि इन्होंने अपनी बुक में बहुत ही इलेबोरेट वे में एक्सप्लेन किया है। और इसमें इन्होंने बाकी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी इंटीग्रेट किया है, सिर्फ बायोलॉजिकल और फिजिकल पर फोकस नहीं किया, बायो, साइको, सोशल, तीनों पर्सपेक्टिव्स पर इन्होंने बात की है और बताया है कि कैसे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स रिलेट करते हैं हमारे साइकोलॉजिकल और सोशल, मतलब एनवायरमेंटल मैकेनिज्म्स के साथ। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हम एनवायरमेंटल या सोशल होते हैं, उनसे कैसे बायोलॉजी में फर्क आता है, हमारे ब्रेन मेटाबॉलिज्म में फर्क आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर से कैसे हमारे ब्रेन मेटाबॉलिज्म में फर्क आता है, और ये सारे फैक्टर्स मिलकर कैसे मेंटल डिसऑर्डर लाते हैं, इसके बारे में इन्होंने डिटेल में चर्चा की है और वो भी पूरा साइंस के ऊपर बेस्ड इन्होंने डिस्कशन की है। क्रिस्टोफर पामर कहते हैं कि इस तरह की जो थ्योरी है वो
हमारे उन बड़े सारे सवालों का जवाब देती है जिसे कि हम मेंटल इलनेस को समझने में अभी ढूंढ रहे हैं या कहीं कि ढूंढ रहे थे। और वैसे तो ये एक थ्योरी है, पर इस थ्योरी के बेस पे बहुत सारे नए ट्रीटमेंट्स बनाए जा सकते हैं और बनाए भी जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस को जड़ से क्योर करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज कि ये सिर्फ सिम्टम रिडक्शन नहीं करते। ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो सिर्फ सिम्टम्स को रिड्यूस नहीं करेंगे, एक लॉन्ग टर्म रिलीफ देंगे पेशेंट को। इसी पर बेस्ड है ये पूरी इनकी थ्योरी और इससे निकलने वाले ट्रीटमेंट्स। साथ ही इस थ्योरी की मदद से हमें पता चलेगा कि कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपस में कनेक्टेड है। आपने बहुत सुना होगा कि स्ट्रेस की वजह से मेंटल इलनेसेस हो जाती हैं, स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होगा और हमारी इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी, और फिर उसके बाद हमारे अंदर न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक होगी और मानसिक बीमारियां आएंगी। ऐसी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस आपने सुनी होंगी और क्रिस्टोफर पाल्मर ने इसी तरीके की बड़े सारे जो आइडियाज और फाइंडिंग्स हैं उनको एक साथ जोड़कर बताया है कि कैसे ये जो फिजिकल और मेंटल स्टेट है हमारे, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स हमारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस लाती हैं और मेंटल हेल्थ कंडीशंस हमारी फिजिकल हेल्थ को खराब करती है। और इसी से रास्ता निकलता है कि अगर हम एक टाइप की हेल्थ पर वर्क करेंगे तो दूसरे टाइप की हेल्थ भी हमारी ठीक हो जाएगी। मतलब अगर हम फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करेंगे जैसे कि एक्सरसाइज, डाइट, न्यूट्रिशन की मदद से, लाइफस्टाइल में चेंज लाकर, तो मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी के ट्रीटमेंट्स में तो बहुत कॉमनली रिकमेंडेड अप्रोच होती है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन। इसी के साथ जब मेंटल हेल्थ को हम बेटर करते हैं तो उससे भी फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, बॉडी भी बेटर होगी। तो ये दोनों जो है आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड हैं और इसके लिंक को समझना बेहद जरूरी है ताकि एक बेटर ट्रीटमेंट अप्रोच अपनाई जा सके। डॉक्टरों का, थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि जो लोग मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पर एक साथ वर्क करते हैं वही बेटर रिकवरी ला पाते हैं, वही ज़्यादा बेहतर तरीके से लॉन्ग टर्म तक अपने को बेटर रख पाते हैं। इसीलिए केवल एक टाइप की हेल्थ पर वर्क करने वाले लोग ज़्यादातर डिससेटिस्फाइड रहते हैं और यही वो लोग हैं जिनके ऊपर दवाइयाँ पूरी तरह से काम नहीं करती, थेरेपी ठीक से काम नहीं करती और ये हमेशा किसी ना किसी तरह के सिम्टम्स, उनके रिलैप्सिस से परेशान रहते हैं। तो जैसा कि क्रिस्टोफर पामर बताते हैं कि ये सारा खेल जो है ये मेटाबॉलिज्म का है। अब मेटाबॉलिज्म की यहाँ पर बात हो रही है तो ज़रा ये समझना होगा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म का सीधे शब्दों में मतलब होता है कि हम जो खाना खाते हैं, फूड लेते हैं या कोई भी एनर्जी ड्रिंक या कुछ भी हम पीते हैं, ये सब जो हमारे पेट में जा रहा है, ये सब कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनकी फॉर्म में टूट के कैसे ये हमारे बॉडी के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनमें कैसे ये पहुंच पाए, कैसे यूटिलाइज हो पाए। तो फूड के अंदर या किसी भी चीज में दी हुई एनर्जी को कैसे यूटिलाइज की जाए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कैसे बॉडी के लिए उसे यूटिलाइज होने लायक बनाया जाए, कैसे ये एनर्जी जो है ये बॉडी इसको यूज कर पाए। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो वियर टीयर प्रोसेस होते हैं, जैसे कट फट जाता है, कोई इंजरी हो जाती है या कुछ सेल्स पुराने पड़ जाते हैं, उसकी जगह नए सेल्स की जरूरत होती है, ये सारा जो प्रोसेस होता है ये मेटाबॉलिज्म होता है। इसी के साथ मेटाबॉलिज्म में एक और प्रोसेस इंक्लूडेड होता है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स आए हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आए हैं इस पूरे मेटाबॉलिज्म का, उसको भी रिमूव किया जाए, ये भी उसका पार्ट होता है। तो इस तरह से तीन मेन फंक्शंस होते हैं मेटाबॉलिज्म के। एनर्जी को एक सोर्स से दूसरे सोर्स में कन्वर्ट करना ताकि वो यूटिलाइज हो पाए, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें कन्वर्ट करना खाने को या जो भी हम ले रहे हैं, और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना। अब किसी भी प्रोसेस में अगर अड़चन आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, वो शरीर का कोई भी हिस्सा हो सकता है, तो उससे आएगी बीमारी। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ ब्रेन की बात कर रहे हैं, अगर सही से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्जन अगर नहीं होगी तो ब्रेन के सेल्स जो हैं वो पूरा न्यूट्रिएंट उनको नहीं मिलेगा, ऐसे में वो बीमार पड़ेंगे। ऐसे में उनके अंदर जो नर्व कंडक्शन है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है जिससे कि नर्व कंडक्शन होती है, मतलब सेल्स कम्युनिकेट करते हैं और हमारे अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, मतलब दिमाग ठीक से काम करता है। तो अगर केमिकल ठीक से नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिलेंगे, तो हमारा ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। इसी के साथ ब्रेन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं,
उनको अगर रिमूव नहीं किया जाएगा या उनको रिमूव करने वाले जो सेल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो ब्रेन के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाएंगे जो कि ब्रेन को खाने का काम करेंगे, उसे खत्म करने का काम करेंगे। अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज, इनमें ये टॉक्सिन्स का जमा हो जाना, उनको रिमूव ना कर पाना, ये एक बड़ा कारण होता है कि ये दो बीमारियां क्यों होती हैं। इसी के साथ डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रोल देखा गया है। ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा एविडेंस मिलता है कि कैसे ब्रेन के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन बीमारियों को बढ़ाने में या शायद कॉज करने में। क्रिस्टोफर पामर का जो पूरा फोकस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया पे, जो कि पावर हाउस होता है किसी सेल का। बॉडी का कोई भी सेल हो, उसके अंदर सारी ऊर्जा जो निकलती है, सारी ऊर्जा जो पैदा होती है ताकि यूज हो पाए वो निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये एक ऑर्गेनेल होता है जो कि हर सेल के अंदर होता है, न्यूरॉन्स में भी होता है। ये बहुत सारी ऊर्जा पैदा करता है। अगर ये सही से अपनी एनर्जी पैदा नहीं करेगा, सही से पूरा मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये ब्रेन एनर्जी में आने वाली डेफिशिएंसी ही मेंटल डिसऑर्डर्स लाती है, ऐसा क्रिस्टोफर पामर का कहना है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो रोल है वो देखा गया है ब्रेन में कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन में, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा मतलब गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड, इनके प्रोडक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है, मतलब उसके अंदर आने वाले एनर्जी मैकेनिज्म्स का। इसी के साथ बहुत एसेंशियल जो एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं, उनके प्रोडक्शन और रेगुलेशन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनके जीन्स की एक्सप्रेशन में, मतलब डीएनए से जीन की एक्सप्रेशन होगी, एमआरएनए बनेगा और उससे आने वाले जो प्रोटीन्स हैं जो कि ब्रेन के अंदर जरूरी है पैदा होने ताकि न्यूरॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लो चलता रहे, वो जीन की एक्सप्रेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ ही न्यूरो इन्फ्लेमेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल देखा गया है। तो ये सारे जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और मेटाबॉलिज्म का रोल होता है और इन्हीं सब फाइंडिंग्स को एक साथ जोड़ के इंटीग्रेट करके क्रिस्टोफर पामर ने ब्रेन एनर्जी नाम की थ्योरी दी है। इनका पूरा फोकस जो है वो ब्रेन के एनर्जी मैकेनिज्म्स पर है। क्रिस्टोफर पामर का कहना है कि अगर हम एक बार ब्रेन के अंदर होने वाले ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, और खासकर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, अगर हम इसे अच्छे से समझ गए, गहराई से अगर हम इस साइंस को समझ लेते हैं, तो हम ज़्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स को क्योर करने के स्टेट में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे इससे ट्रीटमेंट्स बन जाएंगे क्योंकि बेसिक से डाइट और न्यूट्रिशन पर फोकस करके ही जो कि ब्रेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, मतलब इस तरह से न्यूट्रिशन लेना जो कि डायरेक्ट हमारे ब्रेन के मैकेनिज्म्स को चेंज करेगा, इस तरह से ऐसे सरप्राइजिंग और ऐसे इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स आ सकते हैं। चाहे तो वो दवाइयों की फॉर्म में हो सकता है, वो फूड की फॉर्म में हो सकता है, या वो किसी भी तरीके के सप्लीमेंट की फॉर्म में हो सकता है। अगर ये सही तरीके से हमें समझ में आ जाए कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस केमिकल, किस न्यूरोट्रांसमीटर और ब्रेन के किस प्रोसेस को टारगेट करता है, तो बहुत सारा जो मेंटल इलनेस का जो इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियां तो क्योर भी हो जाएं। अब आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, ये तो हमें पहले से ही पता है, ये तो सारे डॉक्टर तो आज बता रहे हैं, ये तो आयुर्वेद और हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत पहले से पता है हमारे को। यही एक फर्क आ जाता है कि भले ही हमें ये सारी चीजें पता हो, बेसिक एक्सरसाइज करना है, ये वो सब हमें सब पता होता है, पर साइंस जो है उसकी सटीकता को पता करती है, स्पेसिफिसिटी को पता करती है कि कौन सा केमिकल कौन से ब्रेन के एरिया में जाकर क्या असर लाएगा, ये पता करती है साइंस। तो जरूरी नहीं है कि साइंस कुछ नया चमत्कारी ट्रीटमेंट बताए, वही आरटीएमएस मैग्नेटिक इफेक्ट भेजकर दिमाग के अंदर बड़ा सारा चेंज आ रहा है तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अरे वाह कुछ नया ट्रीटमेंट है। जरूरी नहीं ऐसे बड़े बड़े चमत्कारी से ट्रीटमेंट आए। कई बार बहुत बेसिक से ट्रीटमेंट्स भी अगर एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी के साथ अप्लाई किए जाते हैं तो उनका असर ज्यादा अच्छा देखने में आता है। इसलिए आप कुछ भी खाएंगे, सुबह शाम बस खाना पीने पर फोकस करने लग जाएंगे और कहेंगे कि हाँ मेरा डिप्रेशन दूर होगा, मेरा ओसीडी दूर होगा। जरूरी नहीं है ये हो पाएगा क्योंकि आज हमारे पास उसकी प्रॉपर साइंस नहीं है अवेलेबल। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा केमिकल किस ब्रेन के पार्ट पर कितना असर कर रहा है और किन लोगों में ये केमिकल असर करेगा तो किन लोगों में दूसरा केमिकल या न्यूट्रिएंट असर करेगा, हमें ये नहीं पता।
क्योंकि यहाँ लोगों की कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ सब सेक्शन लोगों का होता है हर बीमारी में। जैसे हम कहें कि डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन में कुछ लोगों पर कुछ चीज काम करेगी तो कुछ और लोगों पर कुछ और काम करेगा। दवाइयों में भी यही प्रॉब्लम होती है। क्यों दवाइयां काम नहीं कर पाती? क्योंकि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है तो वो एक चीज को समझता है कि हाँ इस टाइप का सिम्टम है, इस टाइप की दवा इतने डोज पे दी जानी चाहिए, पर वो ये नहीं जानता कि इस पेशेंट पर इस दवा का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पेशेंट के अंदर की बायोकेमिस्ट्री नहीं जानता और इसके कोई टेस्ट भी अवेलेबल नहीं होते। हाँ, फार्मेकोजेनोमिक्स एक ऐसी फील्ड है जो कि इस एरिया में काम कर रही है कि कैसे हमारे जीन्स के बेसिस पे पता किया जा सके कि कौन सी दवा का असर कितना आएगा और कितना नहीं आएगा, या आएगा भी कि नहीं आएगा, ये पता किया जा सकता है। पर ये सब साइंस जो है ये अपने शुरुआती स्टेज में है और कुछ ही लोगों पर ये अप्लाई की जा सकती है। पर अगर साइंस किसी चीज को जब समझना शुरू करती है तो वो उसकी बारीकी में जाती है, वो उसका मैकेनिज्म समझती है। इसलिए ये कहना कि हाँ चलो दवाइयां छोड़ देते हैं, आज सारा न्यूट्रिएंट्स पर बेस कर देते हैं अपना ट्रीटमेंट और ये खाते पीते रहेंगे अच्छे से ठीक हो जाएंगे, नहीं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए। ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने लगो, विटामिन डी लेने लगो, विटामिन सी, B12 ये सब लेने लगो तो आपकी बीमारी ठीक होगी, कह नहीं सकते। किसी पर फर्क पड़ जाए तो किसी पर ना पड़े, ये तो तुक्के वाली बात होगी। पर इंतजार करना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ अल्कोहल, ड्रग्स और ये जो स्मोक करते हैं, निकोटीन वगैरह, इसका क्या असर आता है और क्यों ये अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज की वजह से हमारे ज़्यादातर दवाइयाँ भी काम नहीं कर पाती, लोगों की बीमारियाँ वर्स हो जाती हैं और कैसे ब्रेन का जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो पूरा बिगड़ जाता है। इस पर भी बहुत सारा रिसर्च हो भी रहा है और होना बाकी है। तो ये जो सारा जो एरिया है ये बड़ा नया है। ब्रेन एनर्जी जो थ्योरी दी है ये शायद फ्यूचर में धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो करेगी। क्रिस्टोफर पामर भी इस एरिया में काम करने में लगे हैं और भी कुछ नए ट्रीटमेंट्स आते रहेंगे। और जैसा कि ये जो पूरा एरिया है जिसे कि न्यूट्रिशनल साइकाइट्री कहा जाता है, ये जैसे जैसे ग्रो करेगा तो बहुत सारा जो फोकस है बहुत सारे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट का वो आ जाएगा दवाइयों से सीधा न्यूट्रिशन पर, डाइट पर, एक्सरसाइज पर और हमारे बेसिक खान पान पर और लाइफस्टाइल पर। और यही शायद हम सबको चाहिए भी होता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल जरूरी होता है मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए। तो इसी तरह की और जानकारी मैं आपको अपनी वीडियोस में देता रहूंगा। वीडियोस के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।